सो बंगाली फिल्म्स हो या अदर लिटरेचर फॉर्म हो, तो इन सब चीज़ों में जो आर्ट रिलेटेड हो, इसमें मुस्लिम की जो इमेज क्रिएट किया गया है वो एक स्टीरियोटाइप इमेज है। वो सिर्फ बंगाली फिल्म और लिटरेचर में नहीं, वो इंडिया के बाकी फिल्म्स में लाइक हिंदी फिल्म्स में भी यही इमेज क्रिएट किया गया, लेकिन बंगालीज में भी मैं बहुत ज़्यादातर मानता हूँ। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कुछ दिन पहले ममता बनर्जी की गवर्नमेंट में बंगाली टूरिज्म के ऊपर एक वीडियो बनाया था, तो उसमें ब्रांड एम्बेसडर था शाहरुख खान, और उस वीडियो में देखा गया तो कुछ जगह दिखाया गया, लाइक कोलकाता के कालीघाट, कोलकाता के कुछ एरियाज, दार्जिलिंग, उधर नॉर्थ बंगाल में, तो उसमें एक भी मुस्लिम टूरिस्ट प्लेस लाइक मुर्शिदाबाद इसमें दिखाई नहीं गया। तो ये एक इमेज ऐसे क्रिएट करते हैं कि लाइक वेस्ट बंगाल में तो मुस्लिम्स रहते ही नहीं है, अगर रहते भी है वो पता नहीं चलता लोगों कि मुस्लिम्स है कि नहीं है वो। तो इस तरीके की इमेज रखा जाता है, जिसकी वजह से मुस्लिम्स जो है बंगाल का एक इनविजिबल माइनॉरिटी की तरह बनता जा रहा है वो। तो बंगाल में जितना भी कहा जाए कि बंगाली मुस्लिम्स को मतलब सेम स्टेटस में देखा गया कि हिंदू और मुस्लिम, ये कभी नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा झूठ होगा अगर कहना होगा। तो अगर आप शुरुआत से देखें, अगर रेनेसांस के टाइम पे भी देखें, तो बंगाली लिटरेचर में बंगाली मुस्लिम्स को कैसे मेंशन किया जाता था, उनको वहाँ पे मेंशन किया जाता था, लाइक टर्म यूज़ किया जाता था कि यवन और नेरे। यवन मीन्स फॉरेनर, नेरे मीन्स इन्फीरियर। बंकिम चंद्र के लिटरेचर में देखिए आप, ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज़ किया गया है, और सुनील गांगुली के लिटरेचर में भी देखिए, वहाँ पर भी नेरे कहा गया है मुस्लिम्स को। सो हिंदू मुस्लिम भाई भाई ये वाला मिथ तो कभी आता नहीं है, इससे प्रूव हो जाता है, और हमेशा एक्सक्लूड ही किया गया हर चीज़ों से, लिटरेचर हो, फिल्म हो, हर चीज़ों से। तो रेनेसांस के टाइम पे अगर देखा जाए, जो एक्सक्लूडिंग हुआ लिटरेचर में, वो जाके लीड किया कहीं ना कहीं बंगाली जो फिल्म्स है और टेलीविजन्स है। मैं अगर आपको रेफरेंस दूँ कि हम लोग जिस फिल्म मेकर्स की बात करते हैं, बंगाल जिस फिल्म मेकर्स के लिए पॉपुलर है, लाइक सत्यजीत रे, मृणाल सेन, ऋतिक घटक, सो इनके फिल्म में हार्डली कोई मुस्लिम कैरेक्टर देखने को मिलता है हम लोगों को, बहुत ही कम, बहुत ही रेयर। मुझे जितना याद है, मृणाल सेन की आमार भुवन जो उसके एकदम लास्ट की मूवी है, वहाँ पे जाके एक बंगाली मुस्लिम की एक सिंपल लाइफ देखा गया। हाँ, नहीं तो अगर मुस्लिम दिख भी जाते थे उस टाइम फिल्मों में रियरली, तो वो पोस्ट पार्टीशन की जो चैओटिक सिचुएशन था उसमें देखा गया, लाइक, और उसमें ऐसे रिप्रेजेंट किया गया कि मुस्लिम इज ए चैओटिक वर्किंग क्लास पीपल। और उस सिचुएशन में, जो पोस्ट पार्टीशन की जो सिचुएशन है, जो राइट्स चल रहे थे और जो भी चैओटिक सिचुएशन थे, उसमें क्या था, उसमें कोई एक अपर क्लास और अपर कास्ट हिंदू सोसाइटी से बिलोंग करता है कोई नौजवान आता है और आके वो वेलफेयर करता है। तो ऐसी सिचुएशन देखा गया, लाइक सत्यजीत रे की मूवी घोड़े बायरे में देखे तो यही हुआ था। तो ये हमेशा से रहा है। और कंटेम्प्रेरी फिल्म्स में तो और भी है, लाइक मैं एक कंटेम्प्रेरी फिल्म्स की नाम मेंशन कर रहा हूँ जो सृजित मुखर्जी का डायरेक्ट किया हुआ था, उसका नाम था जुल्फिकर में शुरुआत में ही कहा जाता था कि सिटी इन द सिटी, लाइक एक शहर के अंदर एक छोटा सा शहर, और शहर के अंदर एक छोटा सा कंट्री जहाँ पे ना नेशनल फ्लैग देखा जाता है, ना नेशनल एंथम सुना जाता है। और ये किसको मेंशन कर रहे थे? ये मेंशन कर रहे थे कोलकाता के अंदर जो माइनॉरिटी एरियाज है, मुस्लिम्स एरियाज है, लाइक डॉक एरियाज हो, खिदिरपुर, आप गार्डन रिच हो, इन सब एरिया को मेंशन किया जा रहा था। और इसके लिए कहा जा रहा था कि सिटी के अंदर भी एक सिटी है जहाँ पे ना नेशनल फ्लैग देखा जाता है, ना ही नेशनल एंथम सुना जाता है। तो इस तरीके से जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल फिल्म मेकर्स हैं बंगाल के, और उन लोगों ने मुस्लिम्स को पोर्ट्रेट किया। और मैं एक और रेफरेंस देता हूँ कि कुछ दिन पहले, बंगाल इलेक्शन के पहले एक एंटी बीजेपी म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ। थिएटर आर्टिस्ट और जो कुछ म्यूजिक डायरेक्टर थे, कुछ एक्टर्स थे, तो उस म्यूजिक वीडियो में भी मुस्लिम को इंसाफ दिखाना, एक ऐसा चीज़ दिखाया गया वहाँ पे कि मुस्लिम को इंसाफ दिलाना है, माइनॉरिटीज़ को इंसाफ दिलाना है, बीजेपी को हटाना है। तो एक एंटी बीजेपी गाना था वो, एंटी फासिस्ट सॉन्ग था वो, अकॉर्डिंग टू देम। और उसमें जो है 95% कास्टिंग जो था वो था अपर कास्ट से बिलोंग करते सारे आर्टिस्ट। वहाँ पे एक मुस्लिम आर्टिस्ट तक नहीं दिखाएगा। और आप मुस्लिम के हक के लिए गाना बना रहे हैं, आप मुस्लिम के हक के लिए म्यूजिक वीडियो बना रहे थे, तो एक मुस्लिम आर्टिस्ट तक नहीं दिखाएगा। एक दो मुस्लिम कैरेक्टर आप दिखाते तो वही स्टीरियोटाइप इमेज दिखाते कि मस्जिद के सामने टोपी पहन के खड़ा हुआ है
हमें हमेशा ऐसे ट्रीट किया जाता है कि जैसे द हिंदू सोसाइटी और द मेनली द अपर क्लास और अपर कास्ट जो हिंदू सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को रास्ता दिखा रहा है कि आप ऐसे करें तो आपको जस्टिस मिलेगा। ये एक बहुत लंबा ट्रेंड चल रहा है और हमेशा एक टोकनिज्म की तरह तो यूज़ किया ही जाता है। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे साथ ही हुआ है कि मैं थिएटर भी करता हूँ कार्टूनिंग के साथ साथ। तो मुझे मैं एक बार एक थिएटर ग्रुप को अप्रोच किया कि मुझे थिएटर करना है आपके ग्रुप के साथ। तो मुझे ऐसे कहा गया कि हाँ कर सकते हो, हमारे ग्रुप में तो वैसे मोहम्मडन्स नहीं रहते हैं लेकिन तुम कर सकते हो, हम लोग तुमको ले लेंगे। तो ऐसे वो लोग करते कि लाइक वो मेरे ऊपर कृपा कर रही है कि हाँ हम लोग तो मुस्लिम्स को मौका दे रहे हैं। तो ये होता आ रहा है और ऐसे ही बहुत इश्यूज है। लाइक मुस्लिम स्टूडेंट्स को जो है कोलकाता में पीजीज नहीं मिलते हैं। इतना सेकुलर अगर बंगाल होता तो इन सब चीज़ इश्यूज सामने नहीं आता कभी भी। बंगाल को और भी कई और भी लोग मतलब कहते हैं कि बहुत सेकुलर है, बंगाल में बीफ खाना अलाउड है। तो मैं कहना चाहूँगा बंगाल में हाँ बीफ खाना तो अलाउड है लेकिन बीफ की बात करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। आप बीफ खा तो सकते घर पे बैठ के, लेकिन इतना सेकुलर भी नहीं है कि आप रास्ते पे या गाड़ी पे या ट्रेन पे बस पे कभी बीफ की बात करके देखिए। तो ये सेकुलरिज्म जो है ये कितना सेकुलर है इसके ऊपर मेरा क्वेश्चन है। मैं मेरे बहुत दोस्तों को ये पूछता हूँ कभी कभी कि बंगाल में जो है आर्ट एंड कल्चर और लिटरेचर जो सेक्टर से इसमें मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन इतना कम क्यों है। मेरे जो फ्रेंड्स जो भद्रलोक सोसाइटी से सोकल भद्रलोक सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, मैं उनको ही पूछता हूँ कभी कभी। तो लोग बोलते हैं हाँ पार्टिसिपेशन कम है क्योंकि मे भी हो सकता है कि मुस्लिम्स जो है वो सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड है वो कभी अलाउ नहीं करता हूँ कि वो डांस करे या वो एक्टिंग करे और ये वो गाना गाए। मुझे कभी नहीं लगता कि ये रीज़न हो सकता है कि मुस्लिम पार्टिसिपेशन कम करे इन सब चीज़ों में। मतलब वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही कहना चाहते हैं कि मुस्लिम्स आर टू मच रेडिकलाइज्ड सो अबाउट रिलीजन। सो वो लोग इसीलिए कभी आर्ट एंड म्यूज़िक इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो मेरा कहना यही है, अगर यही होता तो बांग्लादेश में इतना आर्टिस्ट नहीं बनता। तो और बंगाल और बांग्लादेश के कोलैबोरेशन में भी कभी फिल्म्स नहीं बनते। और पाकिस्तान की जो कोक स्टूडियो हैं आप वहाँ के भी गाना नहीं सुनते, वहाँ पे भी पाकिस्तान के कोक स्टूडियो के गाना नहीं बनते। तो हमेशा से यही मतलब एक इस्लामोफोबिक नज़रिए से देखा गया कि ये रिलीजन जो है ये इसका कंसेप्ट है कि लोगों को रेडिकल करके रखते हैं। तो ये सिचुएशन काफ़ी दिनों से है बंगाल में और ये अभी भी चलता आ रहा है। अगर हम एस्थेटिक्स की बात करें सो हमेशा एक प्रिविलेज्ड क्लास की एस्थेटिक्स देखा गया है। भद्रलोक सोसाइटी जो पहले थे वो लोग भी अपनी प्रिविलेज को ही यूज़ किया है हर जगह पे, और उसका जो प्रेजेंट जनरेशन है प्रोग्रेसिव बंगाली कहा जाता है, वही हक दिलाने की बात करते हैं वो लोग। और जब हम जैसे लोग जैसे गाँव से जब जाते हैं शहर पढ़ने के लिए तो पहले हम लोगों का 1 से 2 साल का स्ट्रगल रहता है इन लोगों के सर्कल में एंटर करना। तो इसके लिए इन लोगों को जैसे सोचना पड़ता है, इन लोगों जैसे किताबें पढ़ना पड़ता है, इनका जो इंटरेस्ट होता है जिन चीज़ों में, ये जैसे फिल्म्स देखते हैं जैसे गाने सुनते हैं वो करना पड़ता है। और 1 साल लग जाता है हम लोगों को इनके साथ घुलने मिलने में। तो पहले जाके जो होता था एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स जैसी चीज़ हम लोगों को अंदर आता था और हम लोग डरते थे एक्चुअली अंदर ही अंदर कि हम लोग कैसे बात करेंगे इन लोगों से। हालांकि वो भी बंगाली है, हम भी बंगाली है, लेकिन डिफरेंस होता है यहाँ पे जाके। मैं एक रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, वो अर्बन एरिया से बिलोंग करते, तो उसका जो सेंस ऑफ एस्थेटिक है वो प्रिविलेज एस्थेटिक है और उसको ही सुपेरियर माना जा रहा है। और मेरा जो एस्थेटिक सेंस है वो प्रिविलेज एस्थेटिक नहीं है शुरू में। तो मेरा जो सेंस ऑफ एस्थेटिक है उसको बहुत टाइम क्रिटिसाइज किया जाएगा क्रिंज कह के। तो अगर ये क्रिंज है तो ये मेरी गलती नहीं है, ये आपकी जो प्रिविलेज है, आप जो प्रिविलेज हो इतना, तो इसके वजह से आप अपना अगर सुपीरियर एस्थेटिक कहते हो अपना एस्थेटिक सेंस को, तो वो आपके प्रिविलेज होने की वजह से हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक डिसबैलेंस पैदा होता है और ये जो हम लोगों को और भी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है कि एक लेवल तक आने के लिए। ये कहा जाता है कि ममता बनर्जी जो है हम लोगों का चीफ मिनिस्टर, वो काफ़ी हद तक सिंपैथाइजर है मुस्लिम्स का। तो मेरे पास एक डेटा है जो 2060 में रिपोर्ट था लिविंग रियलिटी ऑफ मुस्लिम्स ऑफ बंगाल। तो उसमें ये कहा जाता था कि 80% रूरल मुस्लिम हाउस होल्ड्स इन द स्टेट हैव ए मंथली इनकम ऑफ ₹5,000 और लेस।
which is barely above the poverty line. A little 38% of these households earn 2,500 rupees a month. और उसमें कुछ और डेटा है, लाइक लिटरेसी रेट जो है वो 68.3% है मुस्लिम्स, बंगाली जो मुस्लिम्स हैं उनका, और विच इज़ 4% बिलो द स्टेट एवरेज, और 1.55% इन स्कूल टीचिंग एंड 1.54% इन पब्लिक सेक्टर. ये रिप्रेजेंटेशन है. इससे समझा जा सकता है कि अभी कितना हद तक एम्पावरमेंट ज़रूरी है बंगाली मुस्लिम्स को. तो ये कैसे होगा? बंगाली मुस्लिम लीडर्स चाहिए हम लोगों को इस वक्त, और वो लीडर्स कैसे होगा? तो आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ चाहिए उसके लिए और भी ज़्यादा. बंगाल में अगर आलामीन मिशन जैसे इंस्टीट्यूट ना होता तो बंगाली मुस्लिम जो है डॉक्टर इंजीनियर भी नहीं बनते, वो 30-40 साल और भी पीछे चले जा सकते थे. तो बंगाल में अभी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट की बात करें तो आलिया यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो कहाँ पे है? वो कोलकाता में है. तो अगर आपको बंगाली मुस्लिम का डेवलपमेंट करना है तो आप इंस्टीट्यूट बनाइए जाके मुर्शिदाबाद में या मालदा में. तो मालदा में तो गोड़बोंग यूनिवर्सिटी है, लेकिन एक डिमांड जो बहुत साल से किया जा रहा है, 10 साल से भी ज़्यादा, वो है मुर्शिदाबाद में एक यूनिवर्सिटी चाहिए. वेस्ट बंगाल की मैक्सिमम मुस्लिम्स जो है वो रहते हैं मुर्शिदाबाद में, और मुर्शिदाबाद मुस्लिम्स की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब, और वहाँ पे अभी तक एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाया ये गवर्नमेंट, जिसका डिमांड बहुत साल से किया जा रहा है. तो अगर इतना ही सिंपथाइजर होता तो अब तक मुर्शिदाबाद में जो है यूनिवर्सिटी बन चुका होता. तो लास्ट ईयर जो है एक चीज़ सैंक्शन हुआ कि मुर्शिदाबाद का जो कॉलेज है, कृष्णनाथ कॉलेज, उसको यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा. वाइस चांसलर भी उसका नॉमिनेट हुआ है, जो एक नॉन मुस्लिम है. तो ये भी डिमांड रखा जा रहा है कि आपको अगर वेलफेयर करना ही है मुस्लिम का, तो मुर्शिदाबाद जो है मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे क्यों ना एक मुस्लिम वीसी को ही रखा जाए. तो ऐसे डिमांड्स भी रखा जा रहा है. तो मुस्लिम्स का अगर वेलफेयर करना ही होता इस गवर्नमेंट को, तो बहुत पहले ही यूनिवर्सिटी बन जाना चाहिए था. और मुझे ये लगता है अभी बंगाली मुस्लिम्स को खुद का हिस्ट्री जो है, कल्चरल हिस्ट्री, वो और भी लिखना चाहिए, उसको सामने लाना चाहिए, और हो भी रहा है. बंगाली लिटरेचर में अभी पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है. लाइक डॉक्टर नजरुल इस्लाम जो है वो काम कर रहे हैं, जो IPS ऑफिसर हैं. इस तरीके से काम हो रहा है, और स्टीरियोटाइप जो इमेज है उसको तोड़ने की कोशिश चल रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि मुस्लिम जब अपनी बात अपनी तरीके से कहेंगे तो ही ये इमेज टूट सकता है. जैसे मैं अपने रील बनाता हूँ जो मैं इंस्टाग्राम में, जो मेरा कंटेंट्स बनता है कभी कभी, तो उसमें मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो अभी तक जो चीज़ नहीं दिखाया गया है, हाँ, बंगाली फिल्म्स में या मीडिया में जो चीज़ नहीं दिखाया गया मैं उसको दिखाऊँ. लाइक बंगाल के किसी गांव की शाम को अगर डिस्क्राइब करना हो तो कैसे किया जाता था. लाइक बंगाल की किसी घर की हाउसवाइफ शाम होते ही तुलसी मंदिर जो है वहाँ पे पूजा कर रही है, तो वो वाइब क्रिएट किया जाता था. तो मैं जो कहता हूँ कि सिर्फ क्या यही है और कुछ नहीं है. बंगाल की किसी गांव में शाम की अजान नहीं सुना जा सकता. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जैसे एक मुस्लिम गांव से बिलोंग करता हूँ, एक रिमोट एरिया के मुस्लिम गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मैं वहाँ का इमेज जो है, वहाँ पे जो चीज़ होता है मैं उसको भी रिप्रेजेंट करूँ थ्रू माई आर्ट. मैं और भी चीज़ करता हूँ. लाइक अगर कोई मुस्लिम एरिया भी है तो उसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ, और वहाँ के इंसान की बात मैं कहता हूँ. तो उसको ना ही मैं ग्लोरीफाई करके दिखाता हूँ और ना ही मैं एग्जेगरेट करता हूँ. तो वो जितना है मैं उतना ही कोशिश करता हूँ हमेशा दिखाने का. लाइक मैं इसके पहले कुछ काम किया हो, जैसे हौजरानी, दिल्ली के हौजरानी में मैं था, तो वहाँ पे मैं जैसे कोई एक दुकानदार है जो एक मुस्लिम है, और उसका दिन भर कैसे चलता है, मैं उसके साथ बात किया, और उसके ऊपर मैं एक इंस्टाग्राम रील बनाया, और उसमें मैं एक बैकग्राउंड में सॉन्ग भी यूज़ करता हूँ. और वो कौन सा सॉन्ग होता है, जिस टाइप के सॉन्ग वो सुनता है. हम लोगों को जो सिखाया गया है वो एक डोमिनेंस ऑफ भद्रलोक सोसाइटी के अंदर जो सिखाया गया कि आप अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को जितना रिवील ना करें, आप उतना अच्छा इंसान है, आप उतना अच्छा गुड मुस्लिम है. अब गुड मुस्लिम मतलब क्या होता है? गुड मुस्लिम मतलब वो होता है जो अपने मुस्लिम इश्यूज़ को लेकर ज़्यादा बात ना करता हूँ. मतलब राइट विंग के लिए तो यही होता है कि, और जो सेकुलर सोसाइटी थे वो क्या, उसके लिए गुड मुस्लिम क्या होता था कि लाइक आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा नॉन मुस्लिम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो तो आप गुड मुस्लिम हो. आप अपना आइडेंटिटी को सामने ना रखते हो. लाइक अगर आप
दाढ़ी ना रखते हो, आप अगर टोपी ना रखते हो तो आप एक अच्छा मुस्लिम हो। सो आप सेकुलर बनो ज़्यादा से ज़्यादा, यही सिखाया गया। और इसके वजह से जो इफेक्ट हुआ वो हम लोग कोशिश की हमेशा कि हम लोग एक मॉडर्न सोसाइटी के, सो कॉल्ड जो मॉडर्न सोसाइटी है उसके साथ चले, और इसके वजह से हम लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया, और अपने आइडेंटिटी को लेकर कभी कंसर्न ही नहीं हो पाई। तो वो कब हुआ? वो जब मैं एमयू गया तब हुआ। एमयू आने के बाद जो हुआ कि यहाँ पे जो डिस्कशन होता था अबाउट द मुस्लिम पॉलिटिक्स इन इंडिया, और मुस्लिम की जो पिछली इतिहास रहा है, जो हिस्ट्री रहा है, उसको पढ़ना, उसमें किस तरीके से इंटरप्रिटेशंस हुआ है उसको जानना। और क्योंकि अभी जो हालत है कंटेम्प्रेरी सिचुएशन जो है स्टेट का इस टाइम, तो अपने कम्युनिटी को जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप देख ही सकते कि क्या हो रहा है स्टेट में। तो इस टाइम अगर अपने ही कौम की हिस्ट्री ना जाने तो बहुत दिक्कत है। तो ये सब चीज़ें पढ़ा, और इन्फ्लुएंस मिला बहुत कि अब जो है वो टाइम है कि अपने आइडेंटिटी को सामने रखे। क्योंकि जो सोसाइटी है, जो इस्लामोफोबिक सोसाइटी, वो चाहते ही हैं कि मुस्लिम्स जो है अपनी मुस्लिमनेस को कम दिखाएं। मेरा शुरुआत कुछ ऐसे हुआ था कि एक फॉर्मल जो आर्ट ट्रेनिंग होता है हर बच्चे का, स्कूल से शुरू होता है। तो हम लोग तो गांव के स्कूल के थे, तो उतना स्कूल में तो कुछ था नहीं, लेकिन हाँ मेरा जो एरिया है, लाइक मेरा जो गांव है नदिया डिस्ट्रिक्ट का, धुबुलिया, तो उसमें क्या होता था, कुछ कुछ बच्चे आर्ट का ट्यूशन लेता था, और उनमें से मैं भी था एक। लेकिन मैं एक मुस्लिम एरिया से बिलोंग करता था, तो यहाँ पे बच्चों को वो नहीं मिलता था आर्ट ट्रेनिंग। वो एक प्रिविलेज की तरह था। अगर कोई बच्चा अगर आर्ट ट्रेनिंग लेता था या लाइक आर्ट की जो ट्यूशन है वो उसमें जाता था, तो वो एक प्रिविलेज था। और लकीली मुझे वो प्रिविलेज मिला था कि मैं एक आर्ट ट्यूशन में जाऊँ, और जो ड्राइंग की जो ट्यूशन है उसको लूँ और प्रैक्टिस करूँ आर्ट। तो एक स्कूल लाइफ में थोड़ा बहुत वो मैं किया था, फिर छोड़ भी दिया था। तो फिर जाके ये मैं फिर से शुरू किया इन एमयू। एमयू में क्या हुआ, जब प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हुआ, लाइक जेएनयू फीस हाइक मूवमेंट, उस टाइम मैं क्या करता था कि जो पोस्टर्स होते थे डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पे और प्रोटेस्ट के टाइम पे, तो उसको मैं लिखता था स्केच पेन से। और लिखते लिखते कोई मुझे आइडिया दे दिया कि अच्छा तुम ये लिख रहे हो, इसके नीचे एक कैरिकेचर बना दो नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का। हाँ, तो मैं वो करने लगा। फिर जब सीएनआरसी के टाइम आया, तो उस टाइम वो काम मैं थोड़ा और डिटेलिंग के साथ किया। इस बार पोस्टर में कोई पोइट्री लाइन नहीं, मतलब पहले क्या करता था, पोइट्री लाइन वगैरह लिखता था पोस्टर में, या कोई स्लोगन। तो अभी क्या क्या कुछ पिक्चरें बनाने लगा कुछ, और वो एक विद द स्टाइल ऑफ सटायर था वो। लाइक एक कॉफिन बना दिया पेन से और उसमें लिख दिया डेमोक्रेसी। सो ऐसे ऐसे छोटा मोटा चीज़ें शुरू किया था। तो वहाँ से एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ मेरा कि इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग। फिर हाँ, उसी टाइम सीएनआरसी के प्रोटेस्ट के टाइम मैं जो है ग्राफिटी बना रहा था यूनिवर्सिटी की दीवारों पे, और यूनिवर्सिटी से निकल के शहर के दीवारों पे भी हम लोग बनाए थे। तो ग्राफिटी बनाना शुरू किया था। तो ऐसे ही डेवलप हुआ ये चीज़ बहुत, कि आर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को साथ में मिला के कुछ किया जा सकता है। तो उसके बाद जो हुआ, तब पैंडेमिक शुरू हो गया था, तो प्रोटेस्ट वगैरह तो बंद था सब कुछ। तो हम लोग कैंपस में रहते थे और हॉस्टल में बैठ के क्या ही करेंगे, तो मैं जो करता था कि थोड़ा बहुत स्केचिंग वगैरह कर लेता था रैंडमली। तो मेरे एक दोस्त ने बोला कि यू शुड स्टार्ट ए इंस्टाग्राम पेज। तो मैंने इंस्टाग्राम पेज बनाया, और उसका नाम यूनिवर्सिटी के नाम से रखा था मैं, अली कार्टून। तो यूनिवर्सिटी में जो चीज़ें होता रहता था उसको मैं सैटेरिकली एक्सप्रेस करता था, और साथ ही साथ अदर इश्यूज हो रहे थे स्टेट में, उसको भी मैं कार्टून के थ्रू बना रहा था। और इसी के बाद मैं जो क्या वो इस टाइम मैं जो कार्टून्स बनाता था वो एक्चुअली पेन और पेपर के साथ, और कुछ नहीं था मेरे पास। पेन मतलब स्केच पेन से रहते थे कुछ, दो तीन टाइप कलर्स के जो स्केच पेन था मेरे पास, उससे, और कुछ क्रेयॉन्स रहते थे, और पेपर में ऐसे ही बनाता था। उसके बाद मैं इसको डेवलप किया, और एंड्रॉयड फ़ोन, जो मेरा प्रेजेंट एंड्रॉयड फ़ोन है, उसी में मैं उस टाइम एक ऐप इंस्टॉल किया, जो डिजिटल पेंटिंग का जो ऐप्स, बहुत ऐप्स रहते थे उस टाइम में, उसमें से एक ऐप मैंने शुरू किया। ऐप में कार्टून बनाना शुरू किया, और वो बहुत उसका जो लुक बन रहा था जो उस कार्टून का, वो बहुत अट्रैक्टिव था, मतलब इससे ज़्यादा जो मेरा नॉर्मल जो कार्टून मैं स्केच पेन से बना था उससे बहुत अच्छा लग रहा था वो।
तो मैंने उसको कंटिन्यू किया और भी डेवलप किया ऑन डिजिटल, इंस्टाग्राम में अपलोड करते रहा और ऐसे मेरा पेज डेवलप हुआ। तो कार्टूनिंग का जो मेन चीज़ होता है ना, तो वो क्या होता है, वो हमेशा से द आइडिया आइडिया वहाँ पे मैटर करता है, नॉट ड्राइंग। कोई कार्टूनिस्ट बनना चाहता है तो मैं बोलूँगा आपका जो अगर आइडिया है आप उसको लेकर ज़्यादा सोचें, उसके ऊपर ब्रशिंग करें। ड्राइंग जो है वो अपने आप डेवलप होता रहेगा और ड्राइंग हमेशा एक सेकेंडरी मीडियम रहा है कार्टूनिंग में। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया पे ध्यान दें और इसके लिए आपको जो करना होता है और जो लोग हम करते हैं वो पढ़ते हैं और कुछ नहीं। आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ना होगा, आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना होगा, आपको जो कुछ भी हो रहा है देश में, जो कुछ भी हो रहा है वर्ल्ड में, सब कुछ जानना होगा आपको। और इस और इसको आपको एक्सप्रेस करना होगा एक ग्रेट सटायर के साथ, क्योंकि सटायर ही एक कार्टून का मेन एसेंस होता है। तो सटायर कैसे मे भी हो सकता है, वो सटायर से आप लोगों को हंसा भी सकते हैं और एक ही साथ साथ आप उन लोगों को लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कार्टून बनाना होगा। तो आइडिया पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, ड्राइंग हमेशा एक सेकंड मीडियम रहा है और ड्राइंग जो जो है वो चेंज होता आ रहा है। मेरा 1 साल पहले का कार्टून देखेंगे, उसमें मेरा स्टाइल ऑफ ड्राइंग कुछ और था और मेरा अभी स्टाइल ऑफ ड्राइंग कुछ और है। हर कार्टूनिस्ट किसी ना किसी दूसरे कार्टूनिस्ट से इन्फ्लुएंस्ड रहता है। तो मेरा इन्फ्लुएंस जो रहा है वो हमेशा कश्मीरी जो कार्टूनिस्ट हैं उनसे। कश्मीरी कार्टूनिस्ट लाइक मीर सुहेल नक्साबादी, इन लोगों के काम देखकर मैं बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुआ हूँ। तो इसका एक रीज़न भी है, क्योंकि मीर सुहेल की कार्टून देखे या मीर सुहेल नक्साबादी का जो कार्टून है उसमें जो चीज़ मुझे देखने को मिलता है, ये लोग बहुत कम वर्ड्स यूज़ करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ है वो ड्राइंग से ही ये लोग एक्सप्रेस करते हैं। लोग आम से आम जो लोग होते हैं उन तक ये पहुंच पाता है। लाइक मेरा अभी जो मोटो है कि मैं भी यही स्टाइल अपनाऊं और मेरा जो कार्टून है मेरे गांव के लोग भी उसको समझ पाए। एक किसान भी उस कार्टून को समझ पाए, एक आम इंसान उसको समझ पाए। ये जब कार्टूनिस्ट का एक हमेशा लिबरल स्टैंड रहा है, इंडिया में देखे और वर्ल्ड में देखे, एक लिबरल स्टैंड रख के कार्टून बनाता है और एक बैलेंस करते हैं चीज़ों को। तो कश्मीरी कार्टूनिस्ट का एक चीज़ मैं बहुत अच्छा देखो कि उनका जो बीइंग एक कश्मीरी जो ऑपरेशन होता है वो उनके कार्टून में दिखता है। बंगाल में जिन कार्टूनिस्ट की काम देखकर मैं इन्फ्लुएंस हुआ था, तो देखा जाए कि चोंडी लाहिड़ी एक बहुत बड़ा लेजेंडरी कार्टूनिस्ट है इन बंगाल। उनका काम मुझे काफ़ी हद तक इंस्पिरेशन देता था। लाइक उनका जो स्केचिंग स्टाइल था वो मुझे बहुत अच्छा लगता था और उसको मॉक कर करके मैं बहुत कार्टूनिंग का जो स्केचिंग है मैं वो सीखा था और उनका सटायर वाज अमेजिंग। और उस टाइम बंगाल में मतलब एक लॉन्ग पीरियड तक जो बंगाल का वन ऑफ द लीड न्यूज़पेपर है उसमें वो एडिटोरियल कार्टूनिस्ट थे वो। तो वहाँ से तो मैं बहुत कार्टून सीखा चोंडी लाहिड़ी से और उनका बुक्स मैंने पढ़ा, उनका राइटिंग्स मैंने पढ़ा। वहाँ पे ऑल अबाउट द थ्योरीज ऑफ कार्टून मैंने वहाँ से सीखा और उनका स्ट्रगल मुझे इंस्पिरेशन करता है, क्योंकि वो भी मेरे ही डिस्ट्रिक्ट से थे। मेरे ही गांव के पास एक जो शहर है नवद्वीप, वहाँ से वो बिलोंग करते थे। वहाँ से जाके वो कोलकाता में एज ए कार्टूनिस्ट एस्टेब्लिश्ड हुआ। सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से एक बहुत बड़ा बेनिफिट इस वक्त की कार्टूनिस्ट को मिल रहा है। तो पहले क्या होता था कि आप एक कार्टून बनाइए, फिर उसको कोई एक न्यूज़ एडिटर को दे के आइए, अगर उनको पसंद हुआ तो अगले दिन की न्यूज़पेपर में वो कार्टून पब्लिश होगा और नहीं तो नहीं होगा। तो कार्टूनिस्ट बनने का पहले एक ही तरीका था, ये था। और एक चीज़ है कि अभी बहुत सारे इंडिपेंडेंट न्यूज़ पोर्टल्स बन चुके हैं ऑन इंटरनेट। लाइक मैं जहाँ पे फ्रीलांसर के काम करता हूँ वहाँ पे वो एक खुद ब खुद एक इंडिपेंडेंट न्यूज़ पोर्टल है। ये जो न्यूज़ पोर्टल्स होते थे इंडिपेंडेंट, ये बहुत मौका देते कार्टूनिस्ट को कि वो खुल के बाहर आए और जो थॉट्स है उसको क्लियरली एज ए क्लियर कट उसको पब्लिश करवाएं। तो एक एक्सपेरिमेंट करने का मौका हमेशा मिलता है इन सब न्यूज़ पोर्टल्स में, इंडिपेंडेंट न्यूज़ पोर्टल्स में एज ए कार्टूनिस्ट। और सोशल मीडिया में अपने आईडी में जब आप कार्टून पोस्ट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत टाइम जैसे मैं फ्रीलांसर की काम करता हूँ एक न्यूज़ पोर्टल में, तो बहुत टाइम मेरा कार्टून पब्लिश नहीं होता है, तो मैं आके अपने आईडी पे उसको पोस्ट करता हूँ। रिसेंट टाइम पे देखेंगे तो कार्टूनिस्ट के ऊपर थ्रेट बहुत ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा कि ये सिर्फ रिसेंट टाइम की बात नहीं है, ये बहुत पहले से है, ये बहुत ज़्यादा पहले से। लाइक काइजर विलहेलम जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे था, उन्होंने भी बहुत कार्टूनिस्ट को ऐसे डिटेन किया, उनको सेडिशियस अनाउंस किया।
तो बहुत पहले से ये है। और अगर आप आर के लक्ष्मण के टाइम पे भी देखेंगे, इमरजेंसी के टाइम पे वो जो कार्टून बनाते थे वो टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस से सीधा दिल्ली जाता था, मुंबई से दिल्ली जाता था, फिर वहां से वो सेंसर्ड होता था, फिर वापस आके फिर पब्लिश होता था। तो कार्टूनिस्ट की आज़ादी आज से नहीं, बहुत पहले से छीना जा रहा है उनकी जो लिबर्टी होती है। कार्टून जो आर्ट है वो एक हार्ड न्यूज़ मटेरियल जो है और एक पोस्ट एडिट जो एनालाइजिंग है, वो दोनों को साथ रखता है। वो दोनों की साथ रखता है और उसका बहुत ज़्यादा इमीडिएट इफेक्ट होता है कार्टून एज आर्ट। तो एक कार्टूनिस्ट अगर ऑनेस्टली कोई कार्टून बनाता है, लाइक किसी टाइप की कास्टिस्ट कमेंट ना करके, किसी टाइप की मिसोजिनिस्ट कमेंट ना करके, रेसिस्ट कमेंट ना करके, कोई हेट स्पीच ना रख के, अगर ऑनेस्टली अगर आप अपना काम करता है, तो वो एक्चुअली एक मैसेंजर की तरह काम होता है कि आप कुछ देख कर आए और उसको आके आप बता रहे हो लोगों को क्या हुआ। तो हो सकता है उसको, और सटायरिकली बता रहे हो सकता है उसमें बहुत को गुस्सा आए, बहुत को मजा मजा भी आए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कार्टूनिस्ट की आज़ादी छीन ली या उसको चुप करवा दे। 2015 के टाइम की बात है। उस टाइम कार्टूनिस्ट अंबिकेश महापात्रा फ्रॉम वेस्ट बंगाल, तो उनके ऊपर अटैक हुआ। लाइक वो कम्प्लीटली कार्टून भी नहीं था, वो दैट्स वाज अ टाइप ऑफ मीम। तो उस टाइम पे ममता बनर्जी की गवर्नमेंट जो है वो एक्शन लिए थे। आसिम त्रिवेदी जो एक कार्टून अगेंस्ट करप्शन नाम की एक वेबसाइट चलाते थे, उनको वेबसाइट को बैन कर दिया गया और सेडिशन चार्ज लगवाया गया। वो कांग्रेस गवर्नमेंट की बात है। तो सिर्फ इस गवर्नमेंट की बात नहीं है, हर गवर्नमेंट कार्टून से डरता है और कार्टूनिस्ट से डरता है। न्यूज़पेपर के साथ कॉरपोरेट्स का एक बहुत अच्छा गेम चलता है, जो जिसकी वजह से कार्टून जो है एक अंडररेटेड आर्ट बन रहा है धीरे धीरे। जैसे कि एक टाइम पे तो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में कार्टून आता था, फिर वहां से एडिटोरियल पेज पे गया। अब तो एडिटोरियल पेज पे भी कार्टून्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो कार्टून जो है धीरे धीरे गायब हो रहा है न्यूज़पेपर से। तो 70 साल, मतलब 70 साल हो चुका है कि न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज में अभी तक कार्टून नहीं आया है। कॉर्पोरेट्स जो करते हैं वो चाहते हैं एडवर्टाइजमेंट्स, अपना ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजिंग हो अपनी प्रोडक्ट्स की, अपनी कंपनी की। ये चाहते कॉर्पोरेट्स। और न्यूज़पेपर भी क्या चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हो। तो वो भी अप्रोच कर रहे हैं कंपनीज को एडवर्टाइजमेंट देने के लिए। तो कॉरपोरेट्स क्या करते हैं कि वो एक इंडस्ट्री बना चुके हैं जिसका नाम है इलस्ट्रेशन इंडस्ट्री, जहाँ पे इंडस्ट्रियल इलस्ट्रेशन चलता है। इंडस्ट्रियल इलस्ट्रेशन में क्या होता है कि जो स्टाइल ऑफ ड्राइंग से कार्टून बनता है, उसी स्टाइल ऑफ ड्राइंग को वो लोग इलस्ट्रेशन पे यूज कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा पे कर रहे हैं। तो एक कार्टूनिस्ट जो है वो पॉलिटिकल कार्टून बनाना छोड़ के वो ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है इलस्ट्रेशन इंडस्ट्री में, क्योंकि उसको पे भी ज्यादा हो रहा है और वहां पे वो सिक्योर भी फील कर रहे हैं खुद को। क्योंकि आप पॉलिटिकल कार्टून बनाएंगे तो आपके ऊपर हमेशा से एक कुछ ना कुछ एक डर तो रहेगा आपका कि सत्ता कब आपके ऊपर, पावर जो है, स्टेट जो है, कब आपके ऊपर अटैक करे। इन प्रेजेंट टाइम हर कार्टूनिस्ट को मौका मिल रहा है वो अपनी फ्री वॉइस रखे ऑन सोशल मीडिया। हो सकते हैं जो न्यू न्यू रूल्स सोशल मीडिया पे आ रहे हैं उसके वजह से उतना फ्री वॉइस नहीं रहेगा। कब तक फ्री वॉइस रहेगा ये भी पता नहीं, क्योंकि स्टेट कभी चाहती नहीं कि उनका क्रिटिसिज्म हो। सोशल मीडिया की वजह से जो इंडिपेंडेंस आपको मिल रहा है, तो कार्टूनिस्ट को कहूंगा कि आप अगर एक कार्टूनिस्ट हो और एक मार्जिनलाइज सेक्शन से बिलोंग करते हो, तो अगर आपके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, आपकी कम्युनिटी का ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, तो आपकी कार्टून जो है उसको एक लिबरल आर्ट की तरह आप उसको एक्सप्रेस ना करें। आप आपकी जो ऑपरेशन है उसको डायरेक्टली दिखाए थ्रू योर कार्टून। तो मैं भी यही कर रहा हूँ, यही काम मैं भी कर रहा हूँ कि एज ए मुस्लिम मेरे ऊपर जो ऑपरेशन हो रहा है, तो मैं अपने कार्टून की थ्रू मैं उसको एक्सप्रेस करूँ। तो इसके वजह से मैं अपने आप को जो है एक मुस्लिम कार्टूनिस्ट कहता हूँ कि कार्टूनिस्ट के ऊपर एक थ्रेट हमेशा है, एक थ्रेट हमेशा है। और एक ही सेम टाइम जब आप मुस्लिम कार्टूनिस्ट हो, आप कार्टूनिस्ट हो प्लस एक मुस्लिम हो, तब वो थ्रेट बहुत ज्यादा हो जाता है आपके ऊपर। तो मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जो आइडेंटिटी है, मुस्लिम आइडेंटिटी, उसको मैं हाइड कर लूँ या छुपा लूँ। ये तो मैं कभी नहीं करूंगा, क्योंकि इसके खिलाफ अगर आपको रेजिस्टेंस लाना है, तो आपको आइडेंटिटी और भी ज्यादा से ज्यादा रिवील करना होगा कि हाँ हूं मैं मुस्लिम और मैं कार्टून बनाऊंगा। अगर देखा जाए, बंगाल की बात देखा जाए, तो फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, और अभी भी मे बी अभी भी देखा जाए, तो जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स होते हैं उनका जो एडिटर्स होते हैं, तो वो मैक्सिमम ही एक अपर क्लास और अपर कास्ट सोसाइटी से बिलोंग करते हैं।
अम, तो एक बहुत पीरियड ऑफ टाइम तक बहुत इश्यूज पे बात इसी वजह से नहीं हुआ, दैट्स फॉर ओनली फॉर दिस रीजन कि वो जो एडिटर्स होते हैं वो खुद एक अपर कास्ट और अपर क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। तो उसका उसको वो कहीं ना कहीं जाकर रिफ्लेक्ट होता है ऑन द कार्टून वर्क्स जो बंगाल में अभी तक बनता आया है। तो बहुत इश्यूज जो है वो कभी उसके ऊपर कार्टून्स बना ही नहीं है। और कार्टूनिस्ट जो भी देखे वो भी बंगाल में बहुत हद तक जो है वो भी एक अपर कास्ट और अपर क्लास सोसाइटी से ही बिलोंग किया है। तो बहुत इश्यूज हाइड हो चुका है। जैसे दलित इश्यूज पे बंगाल में कार्टून बहुत ही कम बना है, बहुत ही कम। उस हिसाब से साउथ इंडिया इंडिया पे जो है दलित इश्यूज पे बहुत कार्टून बना है। तो साउथ इंडियन जो दलित का इश्यूज पे जो कार्टून बना है उसका आर्काइविंग वर्क भी हो रहा है इस टाइम पे जाके। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है कि आप आर्काइव करें। अगर लाइक अगर मैं एक मुस्लिम कार्टूनिस्ट हूँ तो मेरा भी अभी एक मोटो होगा कि जितना भी कार्टून वर्क हुआ है ऑन इश्यूज ऑफ मुस्लिम मैं उसको आर्काइव करूँ। और क्योंकि कार्टून अगर आज एक कार्टून बनता है तो मे बी उस कार्टून का जो एग्जिस्टेंस है वो अभी इस वक्त एक दिन के लिए हो, 2 दिन के लिए, क्योंकि तीसरा दिन वो भूल जाएंगे उस कार्टून को। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो कार्टून वहीं पे डेथ हो चुका इस कार्टून का, क्योंकि आप 5 साल 10 साल 15 साल बाद भी जाएंगे और अगर उस कार्टून को देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक उसको रिलेट कर पाएंगे प्रेजेंट टाइम के साथ। ये बहुत होता है कार्टून के साथ कि मैं अगर 30 साल या 40 साल पहले का कार्टून देखूं आज कहीं ना कहीं वो कार्टून रिलेट कर जाता है, क्योंकि जो स्टेट का ऑपरेशन है वो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि वो राउंडली वो बैक कर रहा है हमेशा। हाँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कार्टून जो वर्क्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका आर्काइविंग हो, उसके ऊपर भी बुक्स बने।